ज्योति, जो कि एक फौजी ऑफिसर थी, सरहद पर दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी हिम्मत के साथ अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़ी रहती थी। ज्योति 2 हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर वापस आती है। परिवार में ज्योति की सास अलका देवी और ज्योति का पति विनोद, जो कि एक डॉक्टर था, तो वही ज्योति की देवरानी मानसी, जो कि विधवा थी, वह घर में ही रहती थी। पूरे घर को ज्योति की गैर मौजूदगी में मानसी नहीं संभाल पाती थी। जब पूरे घर को पता चलता है कि ज्योति वापस आ रही है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ज्योति सबसे पहले आकर अपनी सास के पैर छूती है, जिसके बाद अलका ज्योति से कहती है, भगवान तुझे लंबी उम्र दे बहू, और आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। पहले हाथ मुंह धो ले, कुछ खा पी ले, उसके बाद हम फुर्सत में बैठकर बातें करेंगे। ठीक है माँ जी, मैं जाकर जरा मुंह हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद हम खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद ज्योति अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी अलका ज्योति से कहती है, अरे बहू, मैं क्या बोल रही थी कि तू जो काम कर रही है ना, उसे अब छोड़ दे, घर गृहस्थी संभाल। पति के प्रति भी पत्नी की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अब तो सारा दिन फौज में ही देश की सेवा में लगी रहती है, पति की सेवा कब करेगी? हाँ, शादी को 5 साल हो गए और अभी तक तुम्हारी कोई औलाद भी नहीं है। माँ जी, मुझे ना अपने देश से भी बहुत प्यार है और आप लोगों से भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूं। मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी वर्दी है और विनोद को ये बात पहले से मालूम थी, इसीलिए हम दोनों ने भविष्य में एक होने का फैसला लिया। लेकिन शादी हो जाने के बाद मैं अपने देश के प्रति जो प्यार है उसे जाया नहीं कर सकती ना। अब एक बात बता, फौजी जो होते हैं क्या वही देश से प्यार करते हैं? हम भी तो अपने देश से प्यार करते हैं ना, तो तू भी दूर दूर से प्यार कर ऐसे। माँ जी, यही तो फर्क है ना इस प्यार में। जब आपको सच में देश से प्यार हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ना परिवार, ना अपनी चिंता, ना कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये नजर आएगा कि आपको देश की सेवा करनी है। ज्योति और अलका की बहस सुनने के बाद मानसी कहती है, माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और अगर ये फौजी देश की रक्षा न करे तो हमारा देश तो यूं ही बर्बाद हो जाएगा। न जाने कितने आतंकवादी, कितने टेररिस्ट घुसकर हमारे देश में हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे। माँ जी, अच्छा चलो, अब इस बात पर कभी और बहस कर लेना। खाना हो गया है सबका, अपने अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था। अलका बार बार ज्योति को फौज में जाने से मना करने लगती है। अरे बहू, अभी भी मौका है, इस्तीफा दे दे और घर में रह के घर संभाल, अपना परिवार बना। आखिर कब तक देश की सेवा करती रहेगी? परिवार के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? माँ जी, एक ही बात को लेकर बार बार बहस करना कहाँ तक ठीक है? ऐसे ही अब ज्योति की छुट्टियां खत्म हो जाती है। उसे अगली सुबह बॉर्डर पर जाना था और रात को ही अलका सीढ़ियों से गिर जाती है। उसका एक पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। ज्योति को मजबूरन अपनी सास की इन हालातों में छोड़कर बॉर्डर पर जाना होता है। ये देखकर विनोद और अलका दोनों को बहुत बुरा लगता है। ना जाने क्या ऐसी बहू मिली है मुझे, यहाँ मेरा पैर टूट गया और उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। क्या विनोद, तुझे अभी भी लगता है कि मैं गलत हूँ? नहीं माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि ज्योति ना मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझती है और ना ही मेरे परिवार को। क्या फायदा ऐसे शादीशुदा रिश्ते में रहने का जहाँ ससुराल के प्रति, परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारी ही न समझे आपका पार्टनर। मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले अब, और उसे बोल दे कि जितनी देश की सेवा करनी है वो घर परिवार के चक्कर में ना पड़े, कर ले। हाँ। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। मानसी अब विनोद का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगती है। ये सब देखकर अलका के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना विनोद और मानसी की शादी करवा दी जाए। देखा विनोद, मैं सोच रही थी मानसी भी विधवा है और बेचारी विधवा होने के बाद भी हम लोगों की कितनी अच्छे से सेवा करती है। उसने कभी भी दूसरी शादी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बारे में सोचे ना। मैं तो कह रही हूँ कि मैं तेरी और मानसी की शादी करवा दूं। तुम्हारी पत्नी का रहना ना रहना तो वैसे भी बराबर ही है। माँ, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हो। जो आपको ऐसी बुरी हालत में छोड़कर चली गई, वो घर की बहू बनने लायक या फिर मेरी पत्नी बनने लायक है ही नहीं, इसलिए मैं भी अब उसके साथ खुश नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं मानसी से बात कर लेती हूँ और मुझे लगता है कि मानसी भी हाँ ही कहेगी। इस तरह से विनोद और मानसी भी शादी को तैयार हो जाते हैं और हंसी खुशी उनकी शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बाद ज्योति फिर से अपने ससुराल आती है छुट्टी बिताने।
जब वो मानसी के मांग में सिंदूर देखती है तो कहती है, अरे मानसी, तुमने शादी कर ली क्या? हाँ, मेरी शादी हो गई है और कुछ महीने भी हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ और अपनी सासू माँ के साथ। लेकिन तुमने किससे शादी की है ये तो बताओ। रुको, मैं अभी आपको अपनी सास और पति दोनों से मिलवाती हूँ। तभी वहाँ पर विनोद और अलका आते हैं। इसके बाद मानसी कहती है, मैंने विनोद जी से शादी कर ली है और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। ससुराल की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं वो सब कुछ मैं अच्छे से निभा रही हूँ। मेरे ससुराल वालों को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। क्या तुमने मेरे ही सुहाग से शादी कर ली? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? देख, मेरे बहू को कुछ भी बोलने से पहले ना 50 बार सोच लेना। तू जा बॉर्डर पर, वहाँ जाकर देश की सेवा कर। अब तेरा और हमारा कोई नाता नहीं है। देखो ज्योति, माँ और मानसी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। शादी के बाद तुमने हमारे साथ कितना समय बताया है? मुश्किल से 1-2 महीना, और हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। तुम ज्यादातर समय अगर फौज में ही रहोगी तो तुम्हारा रहना ना रहना बराबर ही है। इससे बेहतर यही है कि तुम अपने काम में ही रहो। अलका, मानसी और विनोद तीनों की बातें सुनने के बाद ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उनसे कहती है, ठीक है, अगर आप लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं तो मैं आप लोगों को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। और अगर मेरी देवरानी को मेरी सौतन बनने में खुशी मिलती है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डर पे जा रही हूँ। अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा करने में लगा दूंगी और आप लोग हमेशा खुश रहना। हम तेरे जाने के बाद बहुत खुश रहेंगे। अब तू यहाँ से जा और तुझे जितनी देश की सेवा करनी है कर। हाँ। ज्योति हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डर पर चली जाती है और अकेले ही अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है और अपने देश की सेवा करती है। दिव्या विधवा थी। शादी के कुछ ही सालों बाद दिव्या के पति के एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बस तब से ही दिव्या की सास उमा उसे अपने बेटे का कातिल समझने लगी और उससे नफरत करने लगी। तो वहीं दूसरी ओर दिव्या की एक नंद भी थी जिसका नाम काजल था। काजल भी अपनी भाभी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ, घर में पानी पीने का है ही नहीं। आखिर सारा दिन भाभी बैठे बैठे क्या करती हैं? अरे काजल बेटा, भगवान ही जाने कि ये मनहूस विधवा पूरे दिन घर में करती क्या रहती है। इससे एक काम करने के लिए बोल दो ना तो कहती है कि ठंड ज्यादा है, मेरे हाथ में छाले पड़ जाते हैं। माँ, भाभी आपको ऐसे बकवास बहाने सुनाती हैं और आप भाभी की बातों पे विश्वास कर लेते हो। आप अभी भाभी को बुलाओ और कहो कि कुएं से पानी भर कर लाए। काजल के कहने पर उमा दिव्या को अपने कमरे में बुलाती है और रात के 9 बजे उसे बाहर कुएं से पानी भरकर लाने को कहती है। पर माँ जी, 1 मटका पानी है, रात भर पानी चल जाएगा। मैं अभी आप सभी लोगों के लिए चूल्हे पर गर्म पानी कर देती हूँ। भाभी, उस पानी को 2 दिन हो चुका है। आखिर आप इतने आलसी क्यों? चुपचाप से अभी जाओ, कुएं से ताजा पानी भर कर लाओ। तूने सुना नहीं मेरी बेटी ने क्या कहा? अभी जा और पानी भर कर ला। अगर तू आज पानी लेकर नहीं आएगी ना तो आज हम तुझे पानी ही नहीं पीने देंगे। अब दिव्या बेचारी बाल्टी लेकर इतनी सर्दी में कांपती हुई कुएं के पास जाती है और कुएं से ठंडा पानी भरकर घर की ओर चल पड़ती है। तभी घर के बाहर आग जलाकर बैठी एक औरत दिव्या से कहती है, अरे दिव्या बेटा, तुम इतनी रात को कुएं से पानी भरकर लेकर जा रही हो, वो भी इतनी ठंड में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे इतनी रात को पानी में रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। आओ, आकर आग के पास बैठ जाओ। क्या करूं काकी, मजबूरी है। अगर मैंने अपनी सास और नंद की बात नहीं मानी तो वो मुझे एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं देंगे। और वैसे भी अभी घर जाकर बहुत सारा काम करना बाकी है। मैं चलती हूँ। अगर लेट हो गई तो डांट भी खाने को मिलेगी। फिर कभी आग के पास बैठ जाऊंगी। तेरी सास और तेरी ननद तुझ पर बहुत अत्याचार कर रहे। भगवान उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर देगा बेटा। अच्छा, अब तू जल्दी से घर चले जा। बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। शादी के बाद पति छोड़कर चला गया और अब सास और ननद ने गुलाम बनाकर रखा है। बेचारी दिव्या रोती हुई बिना कुछ बोले घर चली जाती है और घर जाकर घर के सारे काम करती है। इसी तरह से काजल और उमा दिव्या पर अत्याचार करते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, ये खाना बनाया है या जहर? अरे तू चाहती क्या है? मेरे बेटे को तो खा गई, अब उसी तरह से तू मेरी बेटी को भी खाना चाहती है क्या? नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? और मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। अगर आपका बेटा मरा है तो मेरा भी तो पति मुझसे दूर हुआ है ना। मैं भी तो विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। विधवा?
अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, हमारे सीने पर नागिन बनकर बैठी हुई हो। पता नहीं तुमसे पीछा कब छूटेगा। माँ ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, तुम्हारी शादी मेरे भाई से करवाकर। शादी के कुछ ही सालों बाद मेरे भाई को खा गई तुम। इतना बोलकर बिना कुछ खाए काजल और उमा वहाँ से चली जाती है। अपनी सास और नंद के ताने सुनकर बेचारी दिव्या रोती हुई बिना कुछ खाए ही सो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल अपनी भाभी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे घर से बाहर निकालने का एक प्लान बनाती है। मनहूस कहेगी, जब से मेरी जिंदगी में आई मेरी जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुम इस घर में आई थी। हमारे लिए तो तुम बिल्कुल अभिशाप हो, अभिशाप। हाँ। सही बोल रही है मेरी बेटी, तेरी वजह से मेरी बेटी की नौकरी चली गई, सारी गलती तेरी ही है। कौन सी नौकरी माँ जी? दीदी तो कोई नौकरी नहीं करती और ये तो मेरे पति के पेंशन से घर चल रहा है, और जो मुझे विधवा पेंशन मिल रही है उससे। फिर मैंने दीदी की कौन सी नौकरी खा ली? अरे आज ही मेरी बेटी इंटरव्यू देने के लिए गई थी और सुबह सुबह तूने अपना ये मनहूस गंदा सा शक्ल उसे दिखा दिया। तेरी वजह से मेरी बेटी को नौकरी ही नहीं मिली। अगर दीदी को नौकरी नहीं मिली तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? सारी गलती तुम्हारी है, इसीलिए आज रात को तुम इस ठंड में घर से बाहर रहोगी, समझी? जब एक रात ठंड में रहोगी ना, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। माँ जी, दीदी बाहर बहुत ठंड है और मेरे पास एक शॉल तक नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, तुम ऐसी लायक हो। इस तरह से काजल दिव्या को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है। बेचारी दिव्या कड़ाके की ठंड में घर से बाहर रहती है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ठंड से बेहोश हो जाती है। जब गली वाले उसे बेहोश अवस्था में घर के बाहर पाते हैं तो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अरे काकी शर्म करो, अपनी बहू पर थोड़ा तो तरस खाओ। बाहर इतनी ठंड हो रही थी और तुमने अपनी बहू को मरने के लिए बाहर ठंड में छोड़ दिया। अरे उसकी तबीयत खराब है, वो तो भला हो हम गांव वालों का जो हम सब मिलकर उसे हॉस्पिटल ले गए। तुम्हारी बहू हॉस्पिटल में है, जाकर मिल लो एक बार। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और ना चाहते हुए भी उमा हॉस्पिटल जाने लगती है। तभी काजल अपनी माँ से कहती है, माँ क्या करने जा रही हो? चाहे हॉस्पिटल में एडमिट हो या रोड पर कहीं भी पड़ी रहे, हमें उससे क्या? हम तो चाहते हैं कि वो कल मुझे मर जाए। अच्छा ये ना कि उससे हमारा पीछा छूटेगा, और वैसे भी अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें हॉस्पिटल का बिल हमें पे करना पड़ेगा। तू बिल्कुल सही कह रही है, पड़े रहने दे उसे जहाँ भी है, बस दोबारा वो मनहूस इस घर में ना आए। इन मोहल्ले वालों को उस विधवा पर कुछ ज्यादा ही तरस आता है, खा लेने दो इन्हीं को तरस। इस तरह से काजल और उमा हॉस्पिटल नहीं जाते। 2 दिन बाद जब दिव्या को होश आता है तो वह देखती है कि उसे मिलने कोई नहीं आया और डॉक्टर्स दिव्या से बोलते हैं, देखिए मैडम, आप 2 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पर आपसे मिलने अब तक कोई नहीं आया। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, हॉस्पिटल से जा सकती हैं, इसलिए आप अपना बिल भरकर जा सकती हैं। पर डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं हॉस्पिटल का बिल भर सकूं, इसलिए आप मुझे हॉस्पिटल में ही कोई काम दे दीजिए ताकि उस काम को करके मैं हॉस्पिटल का बिल भर पाऊं। दिव्या की हालत देखकर डॉक्टर्स को तरस आ जाता है और डॉक्टर दिव्या को अपने ही हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम दे देता है। अब दिव्या हॉस्पिटल में ही रहकर साफ सफाई का काम करती, साथ ही साथ मरीजों की देखभाल भी। दिव्या, तुम्हारा जितना भी बिल बना था तुमने 1 हफ्ते काम करके वो बिल चुका दिया है। अब तुम चाहो तो हॉस्पिटल से जा सकती हो। इस ठंड में मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और वैसे भी हॉस्पिटल में काम करते करते मुझे यहाँ के मरीज और हॉस्पिटल से लगाव हो चुका है। मुझे हॉस्पिटल से मत निकालो, मुझे हॉस्पिटल की साफ सफाई और मरीजों का ख्याल रखने का ही काम दे दो। इस तरह से दिव्या डॉक्टर से बात करके वहीं पर काम करने लगती है और खुद को ठंड के कहर से भी बचा लेती है, जिसके बाद फिर कभी दिव्या अपने ससुराल नहीं जाती और हॉस्पिटल में रहकर मरीजों की सेवा करती। ये कहानी भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां 7 चुड़ैलें मिलकर आपस में बात कर रही होती हैं और एक दूसरे से बोल रही होती हैं, अरे बहन, आज अपना बेटा अपनी बहू को घर लाने वाला है, इसीलिए जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। बहुत सारा काम पड़ा है अभी, और घर को भी तो सजाना है, आखिर नई नवेली दुल्हन जो घर में आने वाली है।
मुझे तो अपने बेटे राजू के लिए वो लड़की निशा बिल्कुल भी नहीं पसंद। कितनी चालाक है वो। बस 2 ही दिनों में उसने अपने प्यार के जाल में राजू को फंसा लिया और उससे शादी भी कर ली। अरे तुम क्यों गुस्सा होती हो? अपने बेटे की खुशी जहाँ है उसे वहीं खुश रहने दो। आखिर उसकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। भूल गई क्या? राजू कितना छोटा सा था जब वो हमें मिला था। तब से हम सातों चुड़ैलों ने मिलकर बहनों की तरह एक साथ रहकर उसकी परवरिश की है। सगी माँ की तरह उसका पालन पोषण किया है। मैं तो अपने बेटे राजू की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देख सकती। अरे तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने बेटे की आंखों में आंसू देख सकते हैं? अरे वो दुखी ना हो तभी तो हमने उसकी शादी उस निशा से करवा दी। नहीं तो मैं तो अपने बेटे की शादी अपने चुड़ैल प्रजाति की ही किसी अच्छी सुंदर चुड़ैल से करवाती। अरे तुम क्यों बार बार भूल जाती हो कि वो इंसान है। उसकी शादी हम चुड़ैल से कैसे करवा सकते हैं? हम चुड़ैलों ने बस मिलकर उसे पाला है। छोड़ो ये सब बातें और चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। राजू हमारी बहू को लेकर आता ही होगा। सारी चुड़ैलें अपने इंसानी रूप में आती हैं और घर पर काम करने लगती हैं। कुछ देर बाद राजू निशा के साथ घर आता है और चुड़ैल अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक चुड़ैल निशा से बोलती है, अरे बहू निशा, तुम्हें यहाँ आए काफी दिन हो चुके हैं। अब तो तुम यहाँ के तौर तरीके भी जान चुकी हो। देखो हम सबकी तो अब उम्र हो चुकी है, इसीलिए हम सारी तुम्हारी सास से ये सोच रहे थे कि अब इस घर की जिम्मेदारियों को तुम संभालो। वैसे भी आज हम सातों बाहर मार्केट सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं और थोड़ा घूमने फिरने के लिए। तुम बुरा मत मानना, घर में थोड़ा सा काम पड़ा है वो कर लेना। मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सातों मिलकर मेरे सर पर बैठकर नाचोगी। मैं यहाँ बहू बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो आप सातों की सेवा करो और घर के काम भी। आखिर मुझे समझ नहीं आता कि एक बहू अपनी 7 सासों को कैसे संभाल सकती है। और उससे भी बड़ी बात मुझे समझ नहीं आता कि आप सातों को अपने बेटे पर तरस नहीं आता या जानबूझकर आप उसके ऊपर बला बनी हुई हो। हाँ बहू, हम समझे नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी 7 सासों की मैं सेवा नहीं कर सकती और ना ही इतने बड़े घर का काम। इसीलिए आप सातों मिलकर इस घर का काम करो क्योंकि मैं सिर्फ आराम करूँगी। निशा की बातें सुनकर सातों चुड़ैलों का बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने बेटे के लिए चुप हो जाती हैं। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब निशा अपनी सातों सासों से नौकरों जैसा सलूक करने लगती है। अब कोई भी मेहमान आता तो निशा हमेशा अपनी सासों का परिचय एक नौकरों की तरह करवाती। ये बात उन सातों चुड़ैलों को अच्छी नहीं लगती और इस बार वो सातों चुड़ैल राजू से बात करते हुए बोलती है, बेटा तू तो बहुत अच्छे से जानता है कि हम सातों कौन है। हाँ माँ, मैं आप सातों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप सातों वो चुड़ैल हो जिन्होंने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया। शायद मेरी अपनी सगी माँ भी मुझे इतना प्यार नहीं दे पाती जितना आप सातों ने दिया है। आप सातों ने मिलकर मेरी परवरिश की, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखा। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, कहाँ है। उस दिन जंगल में मैं आपको मिला और आप सातों ने एक होकर मुझे पाला, माँ का प्यार दिया। पर बेटा वही प्यार तो हमें नहीं मिला जो एक सास को बहू से मिलता है। हमें उससे वो प्यार नहीं मिला बेटा। बहू ने तो हमें एक नौकरानी बना कर रखा है। अगर हम चाहें तो अपनी शक्तियों से बहू को एक पल में सीधा कर सकती हैं, पर हम नहीं चाहते कि उसे कभी एहसास हो कि हम चुड़ैल हैं और हम कभी इंसानों से प्यार नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि बेटा तू निशा से बात कर और उसे समझा। सातों चुड़ैलें अपनी बेटों से बात कर रही होती है कि तभी निशा सारी बात सुन लेती है और डरते हुए सातों चुड़ैलों से बोलती है, इतना बड़ा धोखा! तुमने मुझसे झूठ बोला। तो तुमने बोला इन सातों ने मिलकर तुम्हें पाला है, पर ये नहीं बताया कि ये सातों चुड़ैलों ने तुम्हें पाला है। निशा देखो, डरो मत। मैं मानता हूँ कि मेरी माँ एक चुड़ैल है, पर वो किसी को कुछ नहीं करती और ना ही तुम्हें भी कुछ करेगी। हे भगवान, इतने दिनों से मैं इन चुड़ैलों के साथ रह रही हूँ, तभी मैं कहूँ कि घर में भगवान की मूर्ति, मंदिर, पूजा पाठ का सामान क्यों नहीं है। अरे एक चुड़ैल थोड़ा पूजा पाठ करती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजू, मुझे इन चुड़ैल सासों से बचा लो, ये गुस्से में मुझे मार भी सकती है।
बहू, तुम डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम जैसे रह रही थी ना वैसे ही रहना। हम 7 चुड़ैल मिलकर ही इस घर को संभाल लेंगे बेटा। निशा टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राजू के बार बार बोलने पर निशा कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, पर निशा जब भी अपनी 7 चुड़ैल सासों को देखती उसके 2 पसीने छूट जाया करते, जिस वजह से वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। और एक दिन जब राजू घर पर नहीं होता तब निशा एक तांत्रिक बाबा को घर पर बुलाती है। तांत्रिक बाबा पूजा पाठ करके उन 7 चुड़ैलों को अपने कब्जे में कर लेता है। तभी वहाँ राजू आता है और अपनी 7 चुड़ैल माँ को बाबा के वश में देखकर गुस्से से बोलता है, निशा ये क्या पागलपन है? तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना, मेरी माँ एक चुड़ैल है, पर वो मेरी अपनी सखी माँ से भी बढ़कर है। अरे एक इंसानी माँ इतना प्यार नहीं करती अपने बच्चे को जितना इन चुड़ैलों ने मुझे किया है। और तुम इस बाबा को बुलाकर मेरी माँ को खत्म करवाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और बाबा, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मेरी माँ को छोड़ और अभी यहाँ से निकल जा, वरना तुझे बचाने वाला मुझसे कोई नहीं होगा। इतना बोलकर राजू पास में रखा एक डंडा उठाता है और उस डंडे से बाबा को पीटने लगता है। बाबा राजू की 7 चुड़ैल माओं को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद राजू निशा पर गुस्सा होता है और उसे घर से निकल जाने के लिए बोलता है। तभी 7 चुड़ैलें बोलती हैं, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसी गलती नहीं कर सकता। वो लड़की जो तेरे लिए अपना घर छोड़कर आई है, तो उसे घर से निकाल रहा है। अरे हम तो चुड़ैल हैं, हम तो मर चुके हैं, पर तुम तो इंसान हो। तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अपने बीवी और बच्चों के साथ बितानी है। कल को तुम्हारा भी छोटा परिवार होगा, उस परिवार में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा बेटा। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है राजू बेटा, इसीलिए तुम निशा को घर से मत निकालो और जिस तरह से प्यार करते थे उसी तरह से उसके साथ रहो और उससे प्यार करो। अब हमारे जाने का समय हो चुका है, तुम्हारा घर बस गया, तुम जिम्मेदार बन गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए। इससे ज्यादा हम चुड़ैलों को और कुछ नहीं चाहिए राजू बेटा। चुड़ैलों की बात सुनकर और उनकी ममता देखकर निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, आप सभी एक चुड़ैल हैं, पर फिर भी आपके दिल में इतनी ममता है कि आपने मेरे पति को पाला और मुझे भी इतना प्यार दिया। मैंने क्या किया, अपनी सासों को नौकरानी बना दिया, उनसे घर का काम करवाया और जब उनकी सच्चाई पता चली तो बाबा को बुलवाकर आप सबको खत्म करवाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। माफी मत मांगो बहू, बस दिल से एक बार माँ बोल दो। तुम्हारे माँ बोलते ही हम 7 चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाएगी और हम यहाँ से अपने आप हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब निशा दिल से अपनी 7 चुड़ैल सासों को माँ मान लेती है और उन्हें माँ कहकर पुकारती है। निशा की माँ बोलते ही चुड़ैलें वहाँ से गायब हो जाती हैं और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती हैं। अब निशा राजू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है।